नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। ईडी ने 14 दिनों के लिए मांगी है अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अदालत अब से कुछ देर में इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। जिला जज संतोष राय की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। ईडी ने अब्बास अंसारी को इसी कोर्ट में पेश किया है। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि अब्बास अंसारी से जुड़े तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है, तमाम तथ्यों का पता लगाया जाना है, इसलिए 2 हफ्ते का कस्टडी रिमांड दिया जाना चाहिए। ईडी की तरफ से यह भी बताया गया है कि अब्बास अंसारी को लेकर गाजीपुर, मऊ और दूसरी जगहों पर भी जाना पड़ सकता है, इसलिए कस्टडी रिमांड जरूरी है। न्यूज 18 ने सुबह ही यह बता दिया था कि ईडी अब्बास अंसारी का कम से कम 7 दिनों का रिमांड मांगेगी। अब्बास अंसारी की तरफ से भी अदालत में आज 2 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। पहले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की गई है और दूसरे में कहा गया है कि ईडी की पूछताछ उनकी वकील की मौजूदगी में होनी चाहिए। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रही ने इस बात की जानकारी दी है। तो थोड़ी देर में कस्टडी रिमांड पर फैसला यहां पर आने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? फैसले को सुरक्षित रखा गया है, कितनी देर में फैसला सामने आएगा? देखिए, जिला जज संतोष राय की कोर्ट में आज अब्बास अंसारी को पेश किया गया था कड़ी सुरक्षा के बीच, और उसके बाद करीब 10 मिनट तक यहाँ पर सुनवाई हुई और ईडी की ओर से यहाँ पर सहायक निदेशक सौरभ कुमार और इसके साथ साथ अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र और डीजीपी क्रिमिनल गुलाब चंद अग्रही पेश हुए। उन्होंने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है और ये दलील दी है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है उस मामले में तमाम तथ्यों पर विचार करना है, पूछताछ करनी है और इसके साथ ही साथ मऊ, गाजीपुर, लखनऊ व अन्य स्थानों पर जाकर भी कुछ इसमें तथ्य जुटाने हैं। तो इस मामले में पूछताछ की गई है, इस मामले में पूछताछ करनी है, इस आधार पर मांगी गई है और इसके साथ ही साथ अब्बास अंसारी की ओर से 2 अर्जियां दाखिल की गई है। एक अर्जी में सुरक्षा की मांग की गई है और दूसरी अर्जी में कहा गया है कि ईडी अगर उनसे पूछताछ करती है तो इस दौरान उनके अधिवक्ता को साथ में रहने की इजाजत दी जाए, यानी अधिवक्ता की मौजूदगी में ही उनसे पूछताछ हो। अब पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। कुछ ही पलों में इसका फैसला आ सकता है क्योंकि अब सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। कोर्ट में भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद हैं और खुद अब्बास अंसारी कोर्ट में है, इसके यहाँ न्यायिक हिरासत में ही है। तो इस समय और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, उम्मीद ये की जा रही है फैसले को लेकर अगर हम कहें तो 14 दिन की न्याय कस्टडी रिमांड मांगी गई है, तो 7 दिन की कस्टडी रिमांड हो सकता है कोर्ट दे दे या इससे ज्यादा भी दे सकती है। और इसके साथ ही साथ जो सुरक्षा की मांग अब्बास अंसारी ने की है और अपने अधिवक्ता की मौजूदगी में पूछताछ की जाने की मांग की है, इस मामले में भी कोर्ट कोई डायरेक्शन दे सकती है, तो ये फैसला आने के बाद ही पता लगेगा। तो यानी अब फैसले का इंतजार सभी को है और वो समय हो रहा है, कभी भी फैसला जिला जज संतोष कुमार सुना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सर्वेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो क्या विकल्प अब अब्बास अंसारी के सामने खुले हुए हैं और उनके वकीलों की तरफ से या फिर जो वकील जानकारी दे रहे हैं पूरे मामले में, उनकी तरफ से क्या जानकारियां दी गई हैं? देखिए, पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि ईडी ने दूसरी बार अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया था। मार्च 2021 में ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और इसको आधार बनाया गया था 2020 के 3 मामलों को लेकर, जिनमें सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ करके गलत तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करने और इसके साथ साथ विधायक निधि के दुरुपयोग का भी मामला था। जी बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से ईडी की दूसरी बार पूछताछ हो रही है। आइए देखते हैं माफिया मुख्तार के परिवार से ईडी की कब कब पूछताछ हुई है और क्या माफिया मुख्तार के गुनाह सामने आए हैं। माफिया मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अंसारी ईडी के शिकंजे में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अब्बास अंसारी से ईडी की करीब 24 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली। शुक्रवार सुबह 11 बजे से प्रयागराज ईडी ऑफिस में पूछताछ शुरू हुई। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद शुक्रवार रात 11 बजे अब्बास का मेडिकल कराया गया। उसके बाद दोबारा ईडी अब्बास को लेकर ऑफिस पहुंची।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब्बास अंसारी के बैंक खातों के बारे में पूछताछ की गई और तमाम चीजों के बारे में पूछताछ की गई है, बैंक के ट्रांजैक्शन के बारे में, और जो भी अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित की गई हैं उन तमाम संपत्तियों के बारे में पूछताछ की गई थी। उसके साथ ही साथ जो ड्राइवर है रवि प्रकाश शर्मा, उसको भी बुलाकर पूछताछ की गई थी। तकरीबन 1.5 घंटे तक ड्राइवर से अब्बास अंसारी की पूछताछ की गई थी, हालांकि उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। खबर यह भी है कि ईडी की पूछताछ में अब्बास पर कई सवाल दागे गए। पिता मुख्तार ने बेनामी संपत्ति कहां से अर्जित की, परिवार के नाम पर जमीन मकान कहां पर है, माफिया मुख्तार के कौन कौन करीबी हैं, करीबियों के पास कितनी संपत्ति है। ईडी की ओर से लगातार सवालों की बौछार के बाद अब्बास अंसारी बगले झांकता रहा और गोलमोल जवाब देता रहा। यही नहीं, अब्बास से पूछताछ के साथ ही गाजीपुर निवासी ड्राइवर रवि कुमार शर्मा से पूछताछ हुई, जिसे ईडी ने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। ईडी इस मामले में पूछताछ के बाद कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से एक्सिस बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया था, बैंक खातों के ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी ली गई है, तो माना जा रहा है कि बड़ा क्लू मिला है। चूंकि ईडी ने इसके पहले भी 20 मई 2022 को अब्बास अंसारी से पूछताछ की थी, और इसके पहले अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं और बड़े भाई सिबतुल्लाह और भतीजे शोएब अंसारी मन्नू अंसारी से पूछताछ हो चुकी है। अब्बास अंसारी के खिलाफ ईडी की ओर से 11 अक्टूबर को लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। ईडी को आशंका थी कि अब्बास देश छोड़कर भाग सकता है। अब्बास अंसारी से पहले मुख्तार परिवार के कई सदस्यों से ईडी की पूछताछ हो चुकी है, जिसमें 20 मई 2022 को मुख्तार के छोटे बेटे उमर से पूछताछ हुई। 9 मई 2022 को मुख्तार के सांसद भाई अफजाल से पूछताछ हुई। 10 मई 2022 को मुख्तार के बड़े भाई सिबगत-उल्लाह से भी पूछताछ हुई। 10 मई 2022 को ही मुख्तार के भतीजे शोएब अंसारी से पूछताछ हुई। दरअसल माफिया मुख्तार के खिलाफ ईडी ने मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ये सभी पूछताछ मुख्तार के गुनाहों से जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी पर क्या आरोप हैं, ये भी देख लीजिए। 2020 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जाली दस्तावेज, सरकारी जमीन पर कब्जा, लखनऊ में धोखे से जमीन हड़पना, फर्जी तरीके से एमएलए फंड निकालने जैसे कई आरोपों को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस बीच बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से भी नवंबर 2021 में ईडी पूछताछ कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूत्रों के हवाले से मुख्तार परिवार पर क्या क्या आरोप हैं, ये हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि ये क्या क्या आरोप यहां पर लगाए गए हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा कर गोदाम बनाया, ये यहां पर सबसे महत्वपूर्ण आरोप है। गोदाम को किराए पर देने के लिए टेंडर हथियाना, ये दूसरा गंभीर आरोप। विकास कंस्ट्रक्शन को एफसीआई का ठेका मिला, ये फर्म विकास कंस्ट्रक्शन अंसारी परिवार से जुड़ी है। ये विकास कंस्ट्रक्शन जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं, किराए पर के 15 करोड़ रुपए विकास कंस्ट्रक्शन को मिला, यानी कि जो 15 करोड़ किराए का मकान था, दोबारा 15 करोड़ आफशा और अब्बास के खाते में आए। तो आप समझिए, अब्बास अंसारी ने उन पैसों से प्रॉपर्टी को खरीदा, प्रॉपर्टी उन पैसों से बनाई और सरकारी जमीन पर कब्जा करके गोदाम बनाया। ये विस्तार से हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस किस तरीके से यहां पर पूरे परिवार ने इस पूरे पैसे को वो किया है। आगरा से यहां पर बड़ी खबर आ रही है। मीट कारोबारी पर आईटी की रेड के मामले में स्विस बैंक में अकाउंट की जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, मामले की ईडी की एंट्री हो सकती है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, मामले में ईडी की प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो सकती है। आईटी को मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिली है। एचएमए ग्रुप पर देश भर में छापेमारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, स्विस बैंक में अकाउंट की जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मीट कारोबारी पर आईटी की रेड का ये पूरा मामला है। स्विस बैंक में अकाउंट की बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिली है। और बातचीत करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या निकलकर अब तक सामने आ रहा है? की शुरुआत आगरा से हुई थी और आगरा में जुल्फिकार अहमद भुट्टो के घर, ऑफिस और फैक्ट्री तीनों जगह छापेमारी हुई, लेकिन छापेमारी का दायरा जो है बढ़ गया है।
अब ये पंजाब, अलीगढ़ के साथ साथ अन्य जगह पे जो पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है एचएमए ग्रुप का, तो हर जगह धीरे धीरे पहुंच रही है आयकर विभाग की टीम। और अगर इनके नेटवर्क की बात करें तो इनका नेटवर्क काफी विस्तार पूर्वक है और दुनिया में सबसे ज्यादा जो निर्यातक है भारत के मीट के कारोबारी, उसमें टॉप 5 में नाम आता है एचएमए ग्रुप का। यानी बड़ा शिकंजा कसा है आयकर विभाग की टीम ने। और अब काफी दिनों बाद ये पहली बार इस तरह से कह सकते हैं इन पर कार्रवाई हो रही है। जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है, स्थानीय पुलिस बल भी साथ है और ऐसा कहा जा सकता है, ये तय माना जा रहा है कि ये कार्रवाई लंबी चलेगी, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है आयकर विभाग का, उसने क्षेत्र बढ़ा लिया है और अब इनके लगभग सभी ठिकानों पर, चाहे बिहार की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, अलीगढ़ की बात हो, तो सब जगह आयकर विभाग की टीम पहुंच गई है या पहुंच रही है। तो निश्चित रूप से निकल के कुछ बड़ा आएगा। अभी तो शुरुआत है और कुछ ही घंटे हुए हैं, ये कार्रवाई लंबी चलेगी। जी हाँ हिमांशु, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये कार्रवाई वहां पर लंबी चलेगी, फिलहाल वहां पर अंदर कौन कौन लोग हैं? क्या खुद जो मालिक हैं वो वहां पर मौजूद हैं या स्टाफ के लोग मौजूद हैं? कुछ रिकवरी भी वहां पर हुई है, क्या मिल पाया जानकारी? जी, स्टाफ के लोग मौजूद थे और शुरू में ही जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो साफ जो बाहर थे वो बाहर रह गए, जो अंदर थे वो अंदर रह गए और अंदर जो भी लोग थे उनसे पूछताछ लगातार जारी है। साथ ही एक एक रजिस्टर, एक एक पन्ने चेक कर रही है आयकर विभाग की टीम कि इतने बड़े करीब 5,000 करोड़ से अधिक का इनका टर्नओवर है इस ग्रुप का। और देश के बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर एकादशी व्रत का पारण किया। उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। आपको बता दें कि सीएम योगी कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत रहते हैं, वो अगले दिन आंवले के पेड़ के नीचे पारण करते हैं। उन्होंने सांसद रवि किशन शुक्ल समेत मंदिर परिवार के सदस्यों और श्रद्धालुओं के साथ मठ के कार्यालय के सामने बने बगीचे में आंवले के पेड़ के नीचे पारण किया। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुले एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गुलशन बेलिना सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। 13वें फ्लोर पर तुलसी के गमले में रखे दिए से प्लास्टिक के गमले में आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। थाना बिसरक क्षेत्र का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी में निवेशकों के 66,000 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। 3 केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, ईओडब्ल्यू और SFRIA के अधिकारी पेश हुए। अब तक की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई। प्रोग्रेस रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय में आवारा कुत्तों का बसेरा। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के शव को CHC में कुत्तों की ओर से नोचने का मामला सामने आया। सिद्धार्थनगर के खेसराहा थाना क्षेत्र में एक युवक को चाकू से मारकर घायल किया। गांव के ही 2 लोगों पर हमले का आरोप। रास्ते में 2 युवकों ने घेर कर किया था चाकू से हमला। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया। बदायूं में 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने पति पत्नी को करीब 5.5 किलो अफीम के साथ पकड़ा। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 6 लाख रुपए। दोनों के खिलाफ वजीरगंज थाने में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज। बरेली में एक महिला ने की खुदकुशी। पंचायत में चरित्रहीनता के आरोप लगने के बाद खत्म की जिंदगी। खुदकुशी से पहले युवती ने वीडियो बनाकर बताई सुसाइड की वजह। युवती ने पड़ोसियों पर लगाया मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप। खुदकुशी के लिए दोनों को ठहराया जिम्मेदार। झांसी में पीड़ित ने SSP से की पुलिस के रवैये की शिकायत। सीपरी थाना बाजार थाना क्षेत्र का मामला। दबंगों ने युवक से की थी मारपीट, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। पुलिस पर दबंगों का साथ देने का आरोप।
हरदोई में पीआरडी जवानों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, डीएम के नाम दिया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलंदशहर से खबर है, टायर फटने से देशी शराब से भरा ट्रक पलट गया। इस घटना का स्थानीय लोगों ने फायदा उठाया और लगभग 300 पेटियां लूटकर फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और आबकारी विभाग के 3 इंस्पेक्टर जांच में जुट गए हैं। इसके बाद घरों में सर्च अभियान चलाया गया है। घटना थाना खानपुर क्षेत्र के गांव जडोल की है। आगे बढ़ते हैं। अमेठी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दबंगों ने एक पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। एक घायल को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। घटना जगदीशपुर इलाके के अलामपुर गांव की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अवैध हथियार का गढ़ बन चुका है। मेरठ में एक के बाद एक हथियार फैक्ट्री पकड़ी जा रही हैं। आज एक बार फिर मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट से ही अवैध असलाह फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। फैक्ट्री से पुलिस को 2 पिस्टल और 10 तमंचे भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा मैगजीन और भारी मात्रा में अधबने तमंचे भी मिले हैं। इसके पहले भी मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में ही एक तहखाने में हथियार फैक्ट्री चल रही थी, जिसका पुलिस ने हाल ही में खुलासा किया। ये इन्होंने अभी तक 4 बताया है, लेकिन अभी इनके एक साथी हैं वो जेल में भी हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी क्योंकि किसी दूसरी घटना में वो जेल चला गया। एक अपराधी अन्य इसमें साथी है, तो उससे भी पूछताछ की जाएगी जेल में जाके, और उसके आधार पे भी कुछ चीजें नहीं निकल के आएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मेरठ के लिसाड़ी गेट में हथियार फैक्ट्री चल रही थी। इसके 1 हफ्ता पहले भी एक हथियार फैक्ट्री तहखाने में चलती हुई मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और एक और फैक्ट्री पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं हथियार बनाने का सारा साजो सामान बरामद किया गया है। एक भट्टी बरामद की गई है। इसके बाद एक यहाँ पर ये हथियार कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं तमाम हथियार यहाँ पर हैं, तमंचे, पिस्टल, और उसके आगे भी कुछ हथियार ऐसे बनाए गए हैं जिन्हें पुलिस देखकर भी हतप्रभ है कि आखिर कैसे ये हथियार यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये हथियार तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन गोलियां कहाँ से आती हैं? सरकार को नियंत्रण करना होगा गोलियों पर, ताकि ऐसे हथियार इस्तेमाल ना हो सके। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव की दस्तक देने जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में हथियार की डिमांड बढ़ गई है। एक के बाद एक हथियार फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, जिसके चलते पुलिस भी परेशान है कि आखिर इन हथियारों का जो बदमाश वो क्या करेंगे। 3 से 5 हजार की कीमत में एक पिस्टल, तमंचा बेच दिया जाता है। पिस्टल कुछ और ज्यादा दाम पर बेची जाती है, लेकिन जो कारीगर हैं वो 3 गिरफ्तार किए गए हैं। इसके पहले भी जो फैक्ट्री बरामद हुई थी उसमें भी क्राइम ब्रांच ने कई गिरफ्तारियां की थी, और एक के बाद एक जो फैक्ट्री बरामद की जा रही है उसको लेकर पुलिस यही कह रही है कि हथियार फैक्ट्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कहीं गोरख धंधा ना बन जाए। ऐसे लोगों पर नकेल भी कसनी होगी और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई पुलिस करने जा रही है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। जौनपुर से खबर है, तमंचे पर डिस्को का वीडियो। एक शख्स ने वहां पर फायरिंग की है। बहुभोज के कार्यक्रम में फायरिंग की गई है। गहनी गांव का बताया जा रहा है वीडियो। तो बहुभोज के कार्यक्रम में फायरिंग हुई है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जौनपुर की। कार्यक्रम में तमंचे पर डिस्को किया गया।
गहनी गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं शाहजहांपुर से खबर, जहां पर सर्वे में 30 मदरसे फर्जी रूप से संचालित पाए गए हैं। इन मदरसों में अधिकांश अरबी और उर्दू भाषा के साथ दीनी तालीम दी जा रही है। संचालित मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। अब शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई होगी। सर्वे में पता चला है कि सभी मदरसे मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अधिकतर मदरसे कमरों में चलाए जा रहे हैं। फर्जी कागजों पर चल रहे इन मदरसों में अधिकतर मुस्लिम बच्चों को अरबी और उर्दू भाषा के अलावा दीनी तालीम दी जा रही थी। ये हमारे वो खिलाड़ी है शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के द्वारा जो सर्वे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के जो निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके क्रम में जनपद स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा सर्वे किया गया और 30 ऐसे मदरसे प्राप्त हुए जो जनपद में गैर मान्यता प्राप्त थे और संचालित हो रहे थे। उन सबकी रिपोर्ट्स शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। अब कोई भी अगर यदि मदरसा प्राप्त होता है तो उसकी रिपोर्ट उसकी अलग से चली जाएगी। कौशाम्बी में बेटी से छेड़खानी के विरोध में पिता पर दबंगों ने गर्म तेल डाल दिया, जिससे शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं इस मामले में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद पीड़ित एसएसपी ऑफिस पहुंचा तो मामले की जांच के आदेश दिए गए। मामला कोकराज इलाके का है, जहां मेले में दो पक्षों के बीच छेड़खानी को लेकर मारपीट हो गई। इसमें एक शख्स के ऊपर गर्म तेल डाल दिया गया। थाना कोकराज के भरवारी कस्बे में रात में मेला था, जिसमें ये बात प्रकाश में आई है दो पक्षों में आपस में कहासुनी लड़ाई हुई है। इसमें दोनों पक्षों के ऊपर तेल पड़ा हुआ है। प्रकरण की पूरी जांच थाना प्रभारी कर रहे हैं। जो दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई उस पर कार्रवाई की जाए। बात हादसों के शनिवार की करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीती रात से लेकर अभी तक कई सड़क हादसे हुए हैं। हाथरस में बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला। ट्रक की टक्कर से कई वाहन आपस में टकरा गए। करीब 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, जबकि कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलट गई। 7 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। आगरा में खड़े कैंटर से बस टकरा गई। हादसे में 2 सवारियों की मौत हो गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो आगरा में कैंटर से बस टकराई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हाथरस, कासगंज और आगरा की तस्वीरें हैं। सड़क हादसों से हाहाकार मचा हुआ है। बीती रात से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यातायात वहां चल रहा है। अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। झंडी दिखा करके वाहनों को रवाना किया जाता है, लेकिन सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं, जो दावे हैं, उनकी कलई ये तस्वीरें खोलती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए। इसके बाद दूसरे बाइक सवारों ने इन लोगों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद राहगीरों ने पिट रहे युवकों को जैसे तैसे बचाया। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के कंपनी बाग चौराहे के पास का है। राहगीरों ने वहां पर युवक को बचाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस तक नहीं पहुंची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी अमित गर्ग शुक्ला। आप देख रहे हैं